हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशल ई पाठशाला में। दोस्तों, हम लोगों ने एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 से अध्याय 3 को पढ़ लिया था। आज हम अध्याय 4 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। ठीक है, तो आज के चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं, किताबों का अध्ययन मतलब कोई ग्रंथों का अध्ययन करने वाले हैं और कब्रों का अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं आज के चैप्टर को। पुस्तकालय में मैरी। जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मैरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था और वहाँ किताबों से भरे कई रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मैरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है। मैरी सोचने लगी, वेद क्या है, चलो पता लगाएं। ठीक है, मैरी ने सोचा कि वेद क्या हो सकते हैं, है ना। जो सबसे पहले इसके बारे में सुनेगा तो उसे ऐसे ही आश्चर्य होगा। तो चलिए पता लगाते हैं और मैरी के इस आश्चर्य को भी क्या करते हैं, दूर करने का प्रयास करते हैं। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक, शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई है। तो अगर इसकी तिथि निकालें तो क्या निकलेगी, 3500 में से हम 2000 को माइनस कर देंगे तो 1500 ईसा पूर्व के आसपास इसकी तिथि निकल करके आएगी। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं। ठीक है, जिन्हें सूक्त कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है, सूक्त कहा गया है। प्रार्थनाओं को क्या कहा गया, सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण है। अब वो 3 देवता कौन कौन से हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। ठीक है, अग्नि, इंद्र और सोम है जो महत्वपूर्ण देवता है। अग्नि आग के देवता, ठीक है, अग्नि जो है आग के देवता होंगे। इंद्र युद्ध के देवता, ठीक है, इंद्र कौन से देवता हैं, युद्ध के देवता हैं। बारिश के तो हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ जो ऋग्वेद में बताया गया है महत्वपूर्ण, वो क्या है, युद्ध के देवता। और सोम एक पौधा है। ठीक है, सोम क्या है, एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता था, जिसका नाम क्या था, सोम रस उसे कहा जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। ठीक है, अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ठीक है, तो कुछ बहुत जो अधिकांश सूक्त थे, जो प्रार्थनाएं थी, वो किसने लिखी थी, वो पुरुषों ने लिखी थी। लेकिन कुछ जो हैं वो महिलाओं ने भी लिखी थी। ठीक है, रची थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक सांस्कृतिक या वैदिक संस्कृत कहलाती है। ठीक है, ऋग्वेद की कैसी है भाषा, वैदिक संस्कृत या फिर प्राक संस्कृत है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है। ठीक है, तो आजकल की जो स्कूल में जो संस्कृत पढ़ाई जाती है उससे ऋग्वेद की जो भाषा है प्राक संस्कृत, वो थोड़ी भिन्न है। ठीक है, आगे देखते हैं। संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा भारोपीय। अब भारोपीय क्या होता है, भारोपीय भारत और यूरोपीय शब्दों के मिलने से बना है। ठीक है, भाषा परिवार का हिस्सा है। ठीक, संस्कृत भाषा किसका हिस्सा है, भारोपीय परिवार का भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे फारसी, यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ संस्कृत शब्द, माँ हिंदी में और मदर अंग्रेजी शब्द को देखो तो इनमें क्या पाई जा रही है, समानता पाई जा रही है ना। मातृ का मतलब भी माँ ही है, माँ ही है, और मदर भी क्या है, माँ ही निकल करके आ रहा है इनसे। ठीक है, तो इसलिए ये भारोपीय भाषा परिवार का क्या है, हिस्सा है। उपमहाद्वीपों में दूसरे भाषा परिवार की भी भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेश में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषा बोली जाती है। अब पूर्वोत्तर प्रदेश कौन सा, पूर्व और उत्तर का जो भारत में भाग है वहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है, तिब्बत बर्मा परिवार की भाषा बोली जाती है। वहीं अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो वहाँ पर क्या है, तमिल,
तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। दो दक्षिण भारत की जितनी भी भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, ये 4 भाषाएं द्रविड़ भाषा परिवार की क्या हैं, भाषाएं हैं। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई क्या है, भाषाएं हैं। तो आपको इन सभी चीज़ों को क्या करना है, नोट डाउन करना है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आगे देखते हैं। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। तो पहले के जो टीचर्स होते थे वो अपने स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाते होंगे, जो गुरु थे वो अपने बालकों को, बालिकाओं को किस तरीके से पढ़ाते होंगे, उच्चारण करके। ठीक है, और सुन के ही बच्चे क्या करते थे, सीखते थे। रचना के आगे देखते हैं। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। ठीक है, इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। ठीक है, 200 साल पहले ही ऋग्वेद की क्या हुई, छापने का काम इसे किया गया था। आगे देखते हैं। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। इतिहासकार पुरातत्व वेदाओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। वो केवल भौतिक अवशेषों का ही उपयोग नहीं करते, जैसे पुरातत्वविद क्या करते हैं, भौतिक अवशेषों का उपयोग करते हैं ना। तो इतिहासकार जो है भौतिक अवशेषों के साथ साथ लिखित स्रोतों का भी क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। अब ऋग्वेद का अध्ययन किस तरीके से होता है। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियों व्यास और सतलज के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। तो नीचे एक संवाद दे रखा है, उसको हम देखेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से किस तरीके से जो इतिहासकार हैं ऋग्वेद का अध्ययन कर पाते हैं। ठीक है, उससे पहले हम इस संवाद से पहले, विश्वामित्र और नदियों के बीच संवाद से पहले इस चीज़ को देखते हैं। यहाँ पर एक पांडुलिपि दी हुई है, ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना। ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना है ये। भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। ठीक है, कहाँ पाई गई है, कश्मीर में। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। ठीक है, पुणे महाराष्ट्र में कहाँ है, एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। और मिली कहाँ से थी यह पांडुलिपि, कश्मीर में पाई गई थी। ठीक है, कश्मीर से मिली थी, क्योंकि भुर्ज वृक्ष कहाँ पर पाए जाते थे, हिमालय क्षेत्रों में ही ये पाए जाते थे। ठीक, आगे देखते हैं, इस संवाद को देखते हैं, विश्वामित्र और नदियाँ, जिसकी वजह से इतिहासकार जो है वो ऋग्वेद का अच्छे से अध्ययन कर पाते हैं। विश्वामित्र, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई 2 दमकती गायों की तरह 2 फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। नदियाँ, जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो। विश्वामित्र, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर ना उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। नदियाँ, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती हैं। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। तो नदियों की तुलना यहाँ पर किससे की गई है, घोड़ों और गायों से की गई है। तो इस तरीके से जो सूक्त होते थे, इस तरीके से जो संवाद होते थे, उसी से ही इतिहासकारों को ऋग्वेद को समझने में क्या मिली है, जानकारी मिली हुई है। ठीक है, ऋग्वेद को वो अच्छे से समझ पाए हैं, उसका अध्ययन कर पाए हैं। आगे देखते हैं। ऋग्वेद की प्रार्थना और अन्य दूसरी नदियाँ, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। गंगा और यमुना का कितनी बार उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में, केवल और केवल एक ही बार उल्लेख हुआ है। और उसी के साथ साथ किस किस नदियों का हुआ है, सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र ऋग्वेद में किया गया है। ठीक, आगे देखते हैं चैप्टर में। मवेशी, घोड़े और रथ। मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशी, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों के प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था।
इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारागाह हों या जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहितों को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। यह आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों को भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हों। ठीक है, आगे देखते हैं लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। अब यहाँ पर देखते हैं लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द कौन कौन से हैं। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को यहाँ पर देखेंगे। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में आप बाद में पढ़ोगे। ये ना तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, ना इनके पास सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन पाता था। जैसे कि अन्य राजाओं का जो उत्तराधिकारी होता है वही राजा बनता था ना, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता था। ठीक, आगे देखते हैं। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्द का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। ठीक है, दूसरा था विश, जिससे वैश्य शब्द निकला है। इस विषय पर हम अध्याय 5 में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ऋग्वेद में विश और जनों के नाम मिलते हैं। ठीक, इसलिए हमें पुरुजन या विश, भरतजन या विश, यदुजन या विश जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। ठीक है, तो समुदायों के लिए किसका प्रयोग हुआ है? जन का। तो भरत समुदाय जो रहता होगा, जैसे भरत समुदाय है, भरत समुदाय के लिए क्या कहा जाता होगा? भरत जन कहा जाता होगा या फिर भरत विश कहा जाता होगा। ठीक है, वैसे ही यदुजन या फिर यदु विश कहा जाता होगा, वैसे ही पुरुजन या फिर पुरु विश कहा जाता होगा। ठीक, आगे देखते हैं। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। ठीक है, दास और दासी का मतलब क्या हो गया? बाद में गुलाम हो गया। दास वे पहले क्या थे? जो विरोधी होते थे उनको दास या दस्यु कहा जाता था। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ? इसका जो मतलब हो गया वो क्या हो गया? गुलाम से हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीपों के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उस समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा था। तो चलिए देखते हैं कि दूसरी जगह क्या विकास हो रहा था जब ऋग्वेद लिखा जा रहा था या ऋग्वेद की रचना हो रही थी। खामोश प्रहरी, कहानी महापाषाणों की। तो देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें किसके रूप में दी गई हैं? कहानियों के ही तो रूप में दी गई है, और कहानियों को ही हम अच्छे से क्या करते हैं? समझ पाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न के चित्र को देखो। तो सबसे पहले यहाँ पर इनको पढ़ लेते हैं और चित्र देखते हैं। पहले चित्र देख लीजिए। यहाँ पर एक ये चित्र दिया हुआ है। ठीक है, ये एक कब्र है, महापाषाणी कब्र। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ये शिलाखंड महापाषाण, महा मतलब बड़ा होता है, पाषाण मतलब पत्थर, तो बड़ा पत्थर नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। ठीक है, तो कहाँ का प्रचलित थी यह चीज़? दक्कन में, दक्षिण भारत में, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। ठीक है, मानचित्र 2, इससे पहले मैं जो चैप्टर करा चुका हूँ उनमें उसमें है मानचित्र 2, उसको देखिएगा। ठीक है, कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं। कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं।
कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेले खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये ही एकमात्र प्रमाण हैं जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। महापाषाण के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो। गड्ढे खोदना, शिलाखंड को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुओं को दफनाना। ठीक है, तो यहाँ पर जो सूची दी हुई है, आई होप आप लोग इस सूची को सही तरीके से लगाएंगे और कमेंट में कमेंट ज़रूर करेंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। इस तरह के महापाषाण को ताबूत सावधान शिष्ट कहा जाता है। यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल, बड़ा सुराख है जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता था। ठीक है, आगे देखते हैं। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। तो ठीक है, लोहे के औजार मिल चुके हैं, हथियार मिले, घोड़े के कंकाल मिले, सामान मिला और पत्थर और सोने के क्या मिले, गहने मिले। क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था? तो इससे पहले जो चैप्टर करा चुके हैं हड़प्पा के बारे में, जिस चैप्टर में हमने पढ़ाया था, तो वहाँ पर जाके देखिएगा, यहाँ इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए कुछ चित्र यहाँ पर दिए हुए हैं। महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान, ये सब लोहे का सामान है जितने भी हैं। ठीक, बाईं ओर घोड़े के लिए सामान, ये जो है ये किसके लिए? घोड़े के लिए सामान है। नीचे बाईं ओर कुल्हाड़ियाँ हैं, ये कुल्हाड़ियाँ दिखाई गई हैं। नीचे क्या है? एक ये कटार है। ठीक, आगे चलते हैं। लोगों ने सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना, लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। तो चलिए देखते हैं। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। मानचित्र 2 पर पृष्ठ 13 ब्रह्मगिरी को खोजो। तो ठीक है, मानचित्र 2 में ब्रह्मगिरी को देख लीजिएगा। ठीक है, जो इससे पहले जो चैप्टर कराए हुए हैं वहाँ पर मानचित्र 2 है। ठीक है, ब्रह्मगिरी वर्तमान में या उस टाइम पे महाराष्ट्र पे स्थित था। ठीक है, यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो दूसरे अनुयायी। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या पाई गई है? असमानता पाई गई है कि कहीं कहीं तो सोने और मनके दफनाए जाते थे, कहीं पर केवल मिट्टी के बर्तन ही दफनाए जा रहे हैं। तो क्या यहाँ पर असमानता देखने के लिए मिल रही है ना? कोई जहाँ पर मनके दफनाए जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? वहाँ पर अमीर जो व्यक्ति है उसकी कब्र क्या करी हुई, दफनाई गई होगी। ठीक है, और जहाँ पर गरीब वर्ग है वहाँ पर केवल मिट्टी के बर्तन ही दफनाए जा रहे हैं उसके साथ। ठीक है, तो इस तरीके की सामाजिक असमानताएं देखने को मिलती हैं उस वक्त भी। ठीक, क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवार के लिए थी? कभी कभी महापाषाण में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। तो जैसे कि पहले कुछ लोगों को यहाँ पर दफनाया जाता होगा, एक ही परिवार के जितने भी लोगों की मृत्यु होती होगी, एक ही कब्र में क्या करा जाता होगा, उनको दफनाया जाता होगा और उनके लिए क्या कर दिया जाता होगा, निशानी बना दी जाती होगी। ठीक है, ताकि आकर के पता लग सके। कोई सी भी निशानी बनाई जा सकती है, वो निशानी बना दी जाती होगी और उसी जगह पर उन्हीं के लोगों को, उन्हीं के परिवार के लोगों को क्या करा जाता होगा, दफनाया जाता होगा। ठीक, इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। इनाम गांव वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित। ठीक है, यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। ठीक है, कौन सी जगह? इनाम गांव। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। ठीक है, उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। तो इनाम गांव एक ऐसी जगह जहाँ पर घर के अंदर भी दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पहलों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था।
ठीक है। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था, शव के पैर मुड़े हुए थे। ठीक, आगे देखते हैं क्या बताते हैं हमें कंकाल के अध्ययन। इसको देख लेते हैं। छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता। क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? तो चलिए देखते हैं। कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाजा लगाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है, लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जांच है। चूंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कूल्हा पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। यह समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। तो जितनी भी ये वाली समझ है, इधर वाली समझ, ये समझ है, वो किस में आधारित है? आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। ठीक है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य थे। कौन थे? चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी थी। तो यहाँ इस पॉइंट से सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट निकल करके आ रहा है, ठीक है, इन बातों से, तो उसमें केवल और केवल क्या निकल करके आ रहा है? चरक संहिता किसके द्वारा लिखी गई है? चरक के द्वारा लिखी गई है। ठीक है। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है। चरक ने जो माना है वो कितनी, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां मानी? 360 हड्डियां मानी। लेकिन वर्तमान में जो आधुनिक चिकित्सा शास्त्र है वो क्या मानता है? वो 206 हड्डियां मानता है। संभवतः ऐसा क्यों है फिर 360 उन्हें माननी पड़ी? संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। तो उन्होंने अन्य हड्डियों को भी बताया था। ठीक है। छोटी मोटी हड्डियां जो होती हैं उनको भी उन्होंने उसी में गिना था। ठीक है। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सूअर, सांबर, चितकबरा, हिरण, कृष्णमृग, मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई है। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरियां एकत्र की जाती थी। ठीक है। तो ये क्या थे? इनाम गांव के लोगों के क्या थे? काम धंधे थे। ये वाली चीजें जितनी भी यहाँ पर दिखाई गई हैं। ठीक, आगे देखते हैं। अन्यत्र को पढ़ लेते हैं। एटलस में चीन को देखो, तो आपके पास जो भी एटलस होगी वहाँ पर चीन को ज़रूर देखिएगा। लगभग 3500 साल पहले हम यहाँ की लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण को पाते हैं। यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियाँ कहा जाता है, क्योंकि यह मान्यता थी कि ये भविष्य बताती हैं। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे। क्या वे युद्ध जीतेंगे? क्या फसलें अच्छी होंगी? क्या उन्हें पुत्र होंगे? फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था, जहां इनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थी। भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। जैसे शायद तुम भी सोच रहे होगे कि ये भविष्यवक्ता कभी कभी गलती भी करते थे। ऑब्वियसली वो गलती भी करते ही होंगे। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठा कर ली थी, जिनमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। ठीक है, लोहे का इस्तेमाल करना ये लोग नहीं जानते थे। तो इससे अन्यत्र में एक चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है कि यहाँ पर क्या चीज़ मिली? यहाँ पर लेखन कला का सबसे पुराना उदाहरण क्या होता है? मिलता है कहाँ से? चीन से। लेखन कला का सबसे पुराना उदाहरण हमें कहाँ से मिलता है? चीन से मिलता है। तो दोस्तों आज का ये चैप्टर यहीं पर ही समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है। इनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे तो है नहीं कि बहुत डिटेल में समझाया जाए, क्योंकि ये कहानी के रूप में ही सारा का सारा एनसीईआरटी को दे रखा है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी ही है जो सारा का सारा बेसिक्स क्लियर कर सकती है। ठीक है। तो इन वीडियो को देखते रहिए और अपने नोट्स बनाते रहिए। ठीक है। तो मिलते हैं अगले अध्याय में।
तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।